नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल धीवर एकेडमी पर। दोस्तों, जितने भी लोगों ने पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी से प्री डीलेट एंट्रेंस एग्जाम और प्री बीएड एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म फिल किया है, तो उन सभी लोगों के लिए आज के ये जो क्लास है ना वो रहने वाला है। और आज का जो हमारा क्लास है ना वो क्लास नंबर 4 होने वाला है। और आज का जो हमारा विषय रहने वाला है वो शिक्षण अभिरुचि रहने वाला है, जिसे आप लोग सीडीपी के नाम से जानते हो। और आज का जो हमारा क्लास का टॉपिक रहने वाला है ना वो मैराथन क्लास आप लोगों का चौथा रहने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप लोग ना अपना सिलेबस को देखोगे तो सिलेबस को भी ना बहुत शॉर्ट में 2 लाइन में ही आप लोगों को निपटा दिया गया है, आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, शिक्षण अधिगम एवं विद्यालय करके, और इसको 2 ही लाइन में निपटा दिया गया है। तो मैं आप लोगों को ना जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तो उसके आधार पर ना पूरी सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन है वो लेकर के आऊँ। ठीक है, और खास तौर से आप लोग एक बात ध्यान रखो, आप लोग ना शिक्षण अभिरुचि के विषय में खास तौर से अपने समझने पर जोर देना और रटना मत, क्योंकि रटोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। सेम टू सेम क्वेश्चन जो होता है वो कभी नहीं पूछा जाता है, तो इसीलिए ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन जो होता है वो हमेशा घुमा करके ही पूछा जाता है, तो इसीलिए ना अपने समझ पर जोर देना, अपने समझने की जो क्षमता है ना उस पर जोर देना, रटना मत। मैं बार बार आप लोगों को बोल रहा हूँ। ठीक है, और प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन में पूछा गया था ना, तो उसके आधार पर ये जो क्वेश्चन है वो रहने वाला है। और आप लोगों के लिए टोटल मैं 25 क्वेश्चन लेकर के आऊँ। ठीक है, और इस मैराथन क्लास के माध्यम से ना आप लोगों को क्या करना है, समझते हुए चलना है सारी चीज़ों को। जो समझ में ना आए कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को और समझा दूंगा। लेकिन सारे जो ऑप्शन है और प्रश्न है ना उसको अच्छी तरह से आप लोगों की ही लैंग्वेज में समझाते हुए चलूंगा, ताकि आप लोगों का जो समझ है वो अच्छी तरह से बन जाएगा। और ये बात आप लोग पहले से जान लो कि पंडित सुंदरलाल शर्मा का जो प्री डीलेट एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है ना, उसमें कम से कम 50% जो कूट में जो क्वेश्चन है ना वो आने वाला है। तो अपने आप को पहले से ही प्रिपेयर कर लेना कि 50% कम से कम आ सकता है। ठीक है, क्योंकि ये जो पंडित सुंदरलाल शर्मा ना किसी भी प्रकार से कंपटीशन एग्जाम का ऑर्गेनाइज नहीं करता है, केवल वो क्या करता है, अपना जो प्रवेश परीक्षा का जो एग्जाम है ना वो लेते हैं। तो इसके आधार पर ना जितने भी लोग फॉर्म डालेंगे उसके आधार पर जो क्वेश्चन है ना उसको ईजी या टफ किया जाता है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए पढ़ने पर जोर देते हैं, तो आप लोग पढ़ने पर फोकस कीजिए, सारी चीज़ों को मैं समझाते हुए चलूंगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक पहला को सबसे पहले आप ध्यान से पढ़िए। आक्रामकता का कारण सामाजिक हो सकता है ना कि ऑप्शन ए मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन बी जीव वैज्ञानिक, ऑप्शन सी शरीर विज्ञान संबंधी, या ऑप्शन डी बी एवं सी दोनों। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी, बी एवं सी दोनों इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? आक्रामकता का कारण सामाजिक हो सकता है ना कि। आक्रामकता क्या होता है, सबसे पहले आप लोग ये जान लो। आक्रामकता का मतलब भी होता है ना कि जब भी आप लोग ना किसी प्रकार से कोई चीज़ को सुनकर, देखकर, या आप लोग जब गुस्सा करते हो ना, आक्रामक हो जाते हो एकदम ही ना, आपका जो हाव भाव है पूरी तरह से गुस्सा में लाल हो जाता है, बदल जाता है। तो इस प्रकार की जो क्रिया होता है ना उसको क्या कहा जाता है, आक्रामकता हो कहते हैं। ठीक है, और आक्रामकता का कारण सामाजिक हो सकता है ना कि करके बोला है। तो देखो, आक्रामकता का जो कारण है ना वो सामाजिक भी हो सकता है। उसके अलावा इसमें बोला गया है कि मनोवैज्ञानिक, तो आक्रामकता का कारण मनोवैज्ञानिक थोड़ी ना होगा जी, या जीव वैज्ञानिक थोड़ी ना होगा, शरीर संबंधी हो सकता है। लेकिन देखो इसमें क्या बोला है, आक्रामकता का कारण सामाजिक हो सकता है ना कि बोला है। तो आक्रामकता का जो कारण है ना वो मनोवैज्ञानिक नहीं हो सकता, और जीव वैज्ञानिक कहाँ होगा जी, है। तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है ना इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आक्रामकता मतलब आपकी गुस्सा का जो कारण होगा ना, आपको जल्दी ही जो क्विकली गुस्सा वगैरह आएगा, तो वो सामाजिक हो सकता है, लेकिन मनोवैज्ञानिक नहीं होगा, और ना ही ना जीव वैज्ञानिक होगा। तो ना कि बोला का मतलब क्या होगा, इसके अंतर्गत नहीं आएगा, ये होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। इसी प्रकार से आप लोगों के लिए ना एक कूट वाली प्रश्न है, तो इसको ध्यान से पढ़िए। प्रश्न क्रमांक दूसरा को, निम्न में से किस कथन के समूह से आप पूर्ण सहमत हैं। तो आपको 4 अलग अलग कथन दिए हैं और आपको बताना है किससे आप सहमत हो। सबसे फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए। एक कक्षा जिसमें विभिन्न प्रकार के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के बच्चे शामिल हैं, सभी के अधिगम अनुभव को बढ़ाना है। दूसरा, बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। तीसरा, विकास व वृद्धि एक समान दर से आगे बढ़ता है। उसके अलावा चौथा दिया है, अनुबंधन का सिद्धांत समस्या के अचानक समाधान की वकालत करता है। ऑप्शन ए कथन 1 और 4, ऑप्शन बी कथन 2 और 3, ऑप्शन सी कथन 1 और 2, या ऑप्शन डी
सी कथन 3 और 4। तो आपको बताना है कि इन चारों कथनों में से ना सबसे ज़्यादा सहमत आप किससे हो, आपको ये बताना है। तो एक चीज़ आप लोगों को पहले ही बताया ना, इन चारों में आप लोगों को क्या करना है, आप पॉजिटिव पॉजिटिव टाइप से जो होगा ना उसको ढूंढो, जो जो इसमें पॉजिटिव होगा ना बच्चों के संबंध में, वही केवल इसमें करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आपको बताओ कैसे पॉजिटिव और निगेटिव को अलग करना है। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक दूसरा का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी कथन 1 और 2 इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो प्रश्न क्रमांक दूसरा में बोला है निम्न में से किस कथन समूह से आप पूर्ण सहमत हैं। तो पूर्ण सहमत का मतलब क्या है, जो पॉजिटिव होगा उसे आप लोगों को लेना था। तो सबसे पहले इसमें फर्स्ट हो जाएगा, एक कक्षा में जिसमें विभिन्न प्रकार के सामाजिक सांस्कृतिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के बच्चे शामिल हैं, सभी को अधिगम अनुभव को बढ़ाना। अधिगम का मतलब होता है लर्निंग होता है, सीखना होता है। ठीक है, तो अधिगम जो शब्द होगा उसको ध्यान रखना। अगर अधिगम बोला है वो लर्निंग होता है, सीखना होता है। ठीक है, तो बच्चों के क्या होगा, सभी जो बच्चे शामिल हैं ना कक्षा में, तो उसको क्या करना है, उसके अधिगम अनुभव को बढ़ाना है। अधिगम मतलब लर्निंग, सीखना को क्या करना है, बढ़ाना है। तो ये इसमें फर्स्ट वाला पॉजिटिव है ना, तो ये हो जाएगा। उसके अलावा दूसरा को पढ़ो, बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। तो मान के चलो एक कक्षा में जो भी 10 20 30 40 जितने भी बच्चे होंगे, तो एक दूसरे जो बच्चे हैं ना, तो उसका जो कौशल है वो एक दूसरे में क्या करेंगे, आदान प्रदान होगा ना। उसका जो कौशल है वो, एक मान के चलो हिंदी में अच्छा समझता होगा, दूसरा इंग्लिश जानता होगा, तीसरा जो है वो गणित जानता होगा। तो ये तीनों का जो अलग अलग कौशल होगा वो एक दूसरे में ट्रांसफ़र होगा कि नहीं, एक दूसरे के कौशल जो आदान प्रदान होगा कि नहीं। तो ये भी पॉजिटिव है, तो ये पहला और दूसरा इसमें करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा तीसरे कैसे गलत होगा ये जान लो। तीसरा को पढ़ो ध्यान से, विकास व वृद्धि एक समान दर से आगे बढ़ता है। तो विकास और वृद्धि एक समान गति से कभी भी नहीं बढ़ता है। आपको बताया हूँ कि विकास क्या होता है और वृद्धि क्या होता है, दोनों में बहुत अंतर होता है। विकास जो होता है ना, वो जो विकास कहलाता है वो आप लोगों का जो मेंटली विकास होता है ना जी, जैसे आप लोगों का मानसिक विकास होता है ना, आपकी बौद्धिक क्षमता का बढ़ना होता है, आपके सोचने समझने की जो क्षमता है वो विकास के अंतर्गत आता है। तो विकास ये होता है। ठीक है, और विकास जो है ना उसको मापा नहीं जा सकता, अर्थात ना विकास जो है उसको आसानी से नहीं मापा जा सकता। तो ये क्या होता है, अमापीय होता है। ठीक है, उसके अलावा वृद्धि क्या होता है ये भी आप लोग जान लो। वृद्धि का मतलब ये होता है कि आपके शरीर का ना वजन का बढ़ना, आपके शरीर के लंबाई का बढ़ना, हाथ वगैरह का बढ़ना, तो ये क्या कहलाता है, जनरली वृद्धि कहलाता है, जिसे आसानी से मापा जा सकता है। तो ये दोनों क्या होता है, विकास अलग होता है, वृद्धि अलग होता है। विकास के अंतर्गत ही वृद्धि आता है, लेकिन वृद्धि अलग होता है और विकास अलग होता है। ठीक है, तो आप लोग मुझे ये बताओ कि एक जो बालक है, अगर मान के चलो उसका, कई जो बालक है वो 10 वर्ष की उम्र में उसका मेच्योरिटी जो है ना, उसका बुद्धि जो है वो परिपक्व हो जाता है। लेकिन कई जो बालक ऐसे आप लोगों ने देखा होगा, उसका एज तो ना लगभग लगभग 15 साल हो गया है और उसका जो हाइट है वो लगभग 5 फीट से भी ऊपर हो गया है, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा उसकी जो बुद्धि है वो छोटे बच्चों की जैसा होता है। तो आप लोग ये बताओ कि विकास और वृद्धि एक समान दर से बढ़ रहा है क्या? नहीं बढ़ेगा ना। तो दोनों में अलग अलग होता है, एक समान दर से कभी नहीं बढ़ता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप लोग। तो ये क्या होगा, पूरी तरह से गलत हो जाएगा, इसके वजह से नहीं लिया गया है। उसके अलावा चौथा को पढ़ो, अनुबंधन का सिद्धांत समस्या के अचानक समाधान की वकालत करता है। तो अनुबंधन का जो सिद्धांत है ना वो किसी प्रकार की जो समस्या है ना, तो उसका अचानक समाधान की वकालत नहीं करता है। तो ये भी इसमें गलत हो जाएगा। तो इसके वजह से चौथा को भी ले लिया गया है। ठीक है, और आप लोगों को ना विकास और वृद्धि को इसीलिए विस्तार पूर्वक समझाया। तो मैं ये नहीं कहता कि मैं ये जो बोल रहा हूँ ना प्रश्न क्रमांक दूसरा, केवल वही आपके एग्जाम में है। अगर आप लोगों से ये पूछ दिया जाए कि विकास और वृद्धि में क्या अंतर है, विकास और वृद्धि क्या होता है, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बता पाओगे ना। तो इसीलिए आप लोगों को विस्तार पूर्वक बता रहा हूँ, आप लोगों को मैराथन क्लास के माध्यम से ना पूरा जो सिलेबस है उसको कवर करा रहा हूँ। ठीक है, तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक दूसरा का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी अंदाज में। चलिए प्रश्न क्रमांक तीसरा को आप ध्यान से पढ़िए, बाल विकास की किस अवस्था को भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था कहा जाता है? ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी पूर्व बाल्यावस्था, ऑप्शन सी मध्य बाल्यावस्था या ऑप्शन डी उत्तर बाल्यावस्था।
तो प्रश्न क्रमांक तीसरा का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर बी पूर्व बाल्यावस्था इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? बाल विकास की किस अवस्था को भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था कहा जाता है? तो देखो, आप लोगों का जो सीडीपी का विषय है ना, बाल विकास का बोल लो या आप लोग शिक्षण अभिरुचि बोल सकते हो, तो उस विषय में ना बच्चों की भाषा सीखने के बारे में भी विषय जो है ना वो दिया गया है। और आप लोगों के सिलेबस में भले ही ये टॉपिक ना दिया हो, लेकिन कहाँ से पूछा जाएगा क्वेश्चन ये आप लोग नहीं बता सकते। तो इसीलिए जहाँ जहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया ना प्रश्न, उसके आधार पर आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो देखो, बाल विकास के विषय में ना या आप लोगों का शिक्षण अभिरुचि के विषय में, बच्चा जो होता है, छोटा बच्चा, वो भाषा किस अवस्था में सीखता है? तो वो जो है ना वो पूर्व बाल्यावस्था में सीखता है, जो बालक है वो। और पूर्व बाल्यावस्था की आयु क्या है? तो पूर्व बाल्यावस्था की जो आयु है ना वो 2 वर्ष से लेकर की 6 वर्ष तक की जो उम्र है ना वो पूर्व बाल्यावस्था कहलाता है। मतलब ये है कि एक जो बालक है ना वो 2 वर्ष से लेकर की 6 वर्ष की उम्र में ना उसको ना जो भाषा का विकास है ना, जैसे उसका जो कोई भी भाषा हो, मान के चलो उसका मदर टंग होगा, वो छत्तीसगढ़ी होगा, तो वो सबसे अच्छा तरीके से ना 2 से 6 वर्ष की उम्र में जानता है। और उसके अलावा अगर हिंदी होगा या इंग्लिश होगा तो 2 से 6 वर्ष की उम्र में ना सबसे अच्छे तरीके से क्या कर पाता है, वो भाषा को सीख पाता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा शैशवावस्था की उम्र क्या है ये भी जान लो। तो शैशवावस्था की जो उम्र है ना वो जन्म से लेकर के ना 2 वर्ष तक की है, अर्थात 0 से 2 वर्ष आप लोग ले सकते हो। उसके अलावा मध्य बाल्यावस्था बोला है ना, तो मध्य बाल्यावस्था नहीं होगा जी, सीधा उत्तर बाल्यावस्था होगा। ठीक है, तो उत्तर बाल्यावस्था की एज क्या है, तो वो 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक की इसका जो एज है वो रखा गया है। तो देखो, आप लोगों के विषय में जीन पियाजे जो नामक मनोवैज्ञानिक है ना, तो इन्होंने ना बालक की जो अवस्था है ना उसको 4 अलग अलग भागों में बांटा है। सबसे पहला गर्भावस्था होगा। ठीक है, इसका जो एज है वो गर्भधारण से लेकर के जन्म तक की इसका अवस्था होगा। दूसरा जो होगा वो क्या होगा, वो शैशवावस्था होगा, और शैशवावस्था की जो एज है वो जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक की रखा गया है। उसके अलावा बाल्यावस्था तीसरा में हो जाएगा। बाल्यावस्था को 2 भाग में बांटा गया है, पहला पूर्व बाल्यावस्था और दूसरा उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था की जो एज है वो 2 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष रखा गया है, और उत्तर बाल्यावस्था की जो एज है ना वो 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक की रखा गया है। तो ये आप लोगों को याद रखना, कभी कभी ऐसे भी प्रश्न पूछा जाएगा। और आप लोगों का जो सिलेबस है ना केवल 2 लाइन में ही ख़त्म कर दिया है। और 20 नंबर का प्रश्न आप लोगों को ये लगता है क्या कि 1-2 टॉपिक से ही पूछा जाएगा? आपको लगता है कि 2 लाइन में ख़त्म कर दिया गया आपके सिलेबस को, तो 20 नंबर का उसी सिलेबस से आएगा, मतलब उसी 2 लाइन से आएगा? बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा। कहाँ से आएगा ये कन्फर्म नहीं है। तो जो आप लोगों का शिक्षण अभिरुचि का विषय है ना, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है और जहाँ जहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वो सारी चीज़ों को आप लोगों को पढ़ाते हुए चल रहा हूँ। इसीलिए आप लोगों को समझना है, रटना नहीं है आप लोगों को। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक चौथा को ध्यान से पढ़िए। सामाजिकरण की प्रकृति क्या है? ऑप्शन ए अचेतन प्रक्रिया, ऑप्शन बी कभी कभी होने वाली प्रक्रिया, ऑप्शन सी अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न क्रमांक चौथा का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया करेक्ट हो जाएगा। कैसे? समाजीकरण की प्रकृति क्या है? समाजीकरण का मतलब ये होता है कि आप एक फैमिली में रहते हो और अपने फैमिली के अलावा ना जिस वातावरण में रहते हो, जिस मोहल्ले में रहते हो, जिस परिवार में रहते हो ना, तो उसमें क्या होता है, एक समाजीकरण होता है। समाजीकरण कैसे होता है? अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया के द्वारा। मतलब आप लोग एक दूसरे से बातचीत करते हो, उस वातावरण में रहते हो जहाँ आप लोगों को ना क्या संस्कार होगा, किससे कैसे बात करना चाहिए, ये सारा चीज़ आप लोगों को सिखाया जाता है। और वहाँ की बातचीत करने का तरीका, मदद करने का तरीका, किस प्रकार की वहाँ का वातावरण होता है, और आप उससे जब वार्तालाप करते हो, कन्वर्सेशन करते हो, बातचीत करते हो ना, तो वो अंतःक्रिया कहलाता है। ठीक है, मतलब अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया कहलाता है। और वही समाजीकरण कहलाता है, जहाँ से आप लोग क्या करते हो, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उचित क्या है, अनुचित क्या है, ये जब सीखते हो ना, तो वो समाजीकरण की प्रकृति कहलाता है। ठीक है, तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक चौथा का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। अब चलिए प्रश्न क्रमांक पाँचवा को ध्यान से पढ़िए। एक शिक्षक विद्यार्थियों को समझाते हैं कि उन्हें दूसरों की दृष्टिकोण से उत्तेजित नहीं होना चाहिए, भले ही उनके दृष्टिकोण स्वयं से विपरीत क्यों न हो। यह विद्यार्थी के किस पक्ष पर ध्यान दे रहा है? ऑप्शन ए संज्ञानात्मक विकास, ऑप्शन बी संवेगात्मक विकास, ऑप्शन सी शारीरिक विकास, या ऑप्शन डी सामाजिक विकास।
तो प्रश्न क्रमांक 5वां का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी संवेगात्मक विकास करेक्ट हो जाएगा। कैसे? एक शिक्षक विद्यार्थी को समझाते हैं कि उन्हें दूसरों के दृष्टिकोण से उत्तेजित नहीं होना चाहिए, भले ही उनके दृष्टिकोण स्वयं से विपरीत क्यों ना हो। यह विद्यार्थी के किस पक्ष को ध्यान दे रहा है? तो ये जो है ना वो संवेगात्मक विकास को ध्यान दे रहा है। अब संवेगात्मक विकास क्या होता है आप लोग ये जान लो। संवेगात्मक विकास का जो मतलब होता है ना वो भावना होता है या संवेग होता है, जिसे अंग्रेजी में इमोशन कहा जाता है। मतलब आप लोगों के मन में जो भी ना मन में इमोशन आता है ना, चाहे वो डर हो, खुशी हो, क्रोध हो, प्रेम हो, दुख हो, है ना, तो इस प्रकार की जो व्यवहार रहता है ना तो उसे संवेग कहते हैं। और प्रश्न क्रमांक 5वां में भी बोला है ना कि क्या बोला है, हमें दूसरों की दृष्टिकोण से उत्तेजित नहीं होना चाहिए। उत्तेजित मतलब क्या है? गुस्सा नहीं होना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार की जो ना उत्तेजना है वो बोला है। तो ये संवेग के अंतर्गत आ जाएगा इमोशन, जिसे ना क्या बोला जाता है? इमोशनल भी बोला जाता है, ठीक है, जिसे संवेगात्मक बोला जाता है। तो ये किस में आता है? तो वो संवेगात्मक विकास में आ जाता है, ठीक है। और आप लोगों को बताया ना कि विलियम मैकडूगल ने लगभग 14 प्रकार के ना क्या है संवेग को बताया है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, 14 प्रकार के जो संवेग हैं, ठीक है। जो प्राथमिक संवेग होता है ना वो डर होता है, खुशी होता है, क्रोध होता है, प्रेम होता है। इस प्रकार की जो संवेग है ना उसको प्राथमिक संवेग भी कहा जाता है। तो ये संवेग के अंतर्गत आ जाएगा, तो ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है, इसके अंतर्गत। उसके अलावा शारीरिक विकास क्या होता है आप लोगों को पता होगा। आप लोगों के शरीर का बढ़ना, वजन का बढ़ना, तो ये शारीरिक विकास होता है ना। उसके अलावा सामाजिक विकास भी आप लोग जानते हो कि आप जिस परिवार में रहते हो, जिस फैमिली में रहते हो, जिस माहौल में रहते हो, जिस प्रकार के आप लोगों का नेचर रहता है वो सामाजिक विकास होता है। आपके विकास होगा तो समाज का भी विकास होता है, तो ये इसके अंतर्गत आ जाएगा। उसके अलावा ऑप्शन नंबर ए संज्ञानात्मक विकास क्या होता है ये भी आप लोग जान लो। संज्ञानात्मक विकास का मतलब होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, जिसका मतलब ये होता है आप लोगों का ना ज्ञान का बढ़ना, समझ का बढ़ना, जो मानसिक क्रिया आप लोगों में होता है ना, जैसे आप लोग सोचते हो, किसी चीज़ को तर्क करते हो, याद करते हो, तो इस प्रकार की जो आप लोगों की एक्टिविटी रहता है ना उसे क्या बोलते हैं? तो उसे संज्ञानात्मक विकास कहा जाता है। जैसे आप लोग क्या करते हो, आप लोग सोचते हो किसी चीज़ के बारे में, तर्क करते हो या याद करते हो, या उसके अलावा कोई भी समस्या का क्या करते हो, निर्णय लेते हो उस समस्या का समाधान करने के लिए। तो इस प्रकार की जो आप लोगों की मेंटेलिटी होता है ना तो उसे ही ना क्या बोलते हैं? कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं, संज्ञानात्मक विकास कहते हैं, ठीक है। आप लोगों का जो मेच्योरिटी होता है ना किसी भी प्रकार की जो समस्या उसका समाधान करने में, तो उस मेच्योरिटी का जो विकास है ना उसे ही संज्ञानात्मक विकास कहा जाता है। तो ध्यान रखना आप लोग इसको, ठीक है। मतलब आप लोगों के मस्तिष्क में ना उन गतिविधियों को कहा जाता है जिससे आप लोग किसी प्रकार की समस्या का समाधान करते हो, दूसरों को समझाते हो, तो ये क्या कहलाता है? संज्ञानात्मक कहलाता है। तो शॉर्ट में एक लाइन में आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। शॉर्ट में ये लिख सकते हो कि संज्ञानात्मक विकास का मतलब ये होता है कि हमारा सोचना, तर्क करना, याद करना, निर्णय लेना या किसी समस्या का समाधान करने को संज्ञानात्मक विकास कहा जाता है, ठीक है। तो ये आप लोग लिख सकते हो चाहो तो शॉर्ट में आप लोगों को याद रखने के लिए। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। एक प्रश्नों में ना अनेक प्रकार की जो टॉपिक आ रहे हैं ना उन सारी चीज़ों को आप लोगों को इसीलिए समझाते हुए चल रहा हूँ, ताकि मैं ये कभी भी नहीं बोलता कि ये जो प्रश्न मैं पढ़ा रहा हूँ केवल वही आ जाए। उसके अलावा ऑप्शन में से उठा करके पूछ दे, कहीं और से पूछ दे, तो बना पाओगे ना जी। आप लोग समझने पर जोर देना, इसीलिए बोल रहा हूँ। चलिए प्रश्न क्रमांक 6वां को ध्यान से पढ़िए। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे के संदर्भ में क्षति क्या है? ऑप्शन ए जन्म से विकार युक्त ऊतक, ऑप्शन बी शरीर के किसी अंग के भाग का ना होना या उसके कार्य क्षमता का कम होना, ऑप्शन सी परिवेश में सामंजस्य स्थापित करने में होने वाली समस्या, या ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो प्रश्न क्रमांक 6वां का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। और मुझे पता है सभी लोगों ने ऑप्शन नंबर डी को लिया है। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के संदर्भ में क्षति क्या है? तो क्षति का जो मतलब होता है ना वो जन्मजात जो बालक जो होता है, दिव्यांग होता है ना, वो क्षति होता है। या शरीर के किसी अंग या भाग का ना होना या उसके कार्य क्षमता का कम होना, ये भी दिव्यांग के अंतर्गत आता है या क्षति के अंतर्गत आता है। उसके अलावा परिवेश में सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाता है ना, मतलब जिस माहौल में जो बालक है वो रहता है वहाँ अगर अपने
आपको स्टेबल नहीं रख पाता, सामंजस्य नहीं कर पाता, तो वो भी एक प्रकार से क्षति के अंतर्गत आता है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 6वां का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो आप लोगों का ये जो प्रश्न है ना, भले ही आप लोगों को ये लगे कि सिंगल लाइनर प्रश्न है, लेकिन आप लोगों को ना ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसीलिए दे रहा हूँ ताकि प्रश्न कूट में भी अगर पूछा जाए तो अगर इस टॉपिक से आप लोग पढ़े रहोगे तो आराम से बना पाओगे। इसीलिए केवल क्वेश्चन आंसर नहीं करा रहा हूँ आप लोगों को विस्तार पूर्वक इसीलिए समझा रहा हूँ, अपने समझने पर जोर देना, क्योंकि अभी के बेस में आपके समझ के आधार पर ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 7वां को पढ़िए। एक शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया किस प्रकार के ज्ञान पर केंद्रित हो? ऑप्शन ए आगमनात्मक, ऑप्शन बी प्रयोगमूलक, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न क्रमांक 7वां का जो करेक्ट आंसर है ना, वो ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों इसमें करेक्ट हो जाएगा। मुझे पता है कि आप लोगों ने भी ऑप्शन नंबर सी को लिया होगा। ठीक है, अब आप लोग जान लो ये ऑप्शन नंबर सी को क्यों होगा। एक शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया किस प्रकार से ज्ञान केंद्रित होना चाहिए? तो एक शिक्षक जो है ना, वो जब पढ़ाता है तो उसको किस प्रकार से ज्ञान केंद्रित होना चाहिए, कैसे पढ़ाना चाहिए, ये बोला गया है। तो पहला इसमें दिया है आगमनात्मक। अब आप लोग ये जान लो कि आगमनात्मक क्या होता है। भले ही आप लोगों ने ऑप्शन नंबर सी को ले लिया होगा, आप लोगों का आंसर करेक्ट हो गया होगा, मुझे पता है, लेकिन आगमनात्मक क्या होता है ये भी जान लो, ताकि आप लोगों से ऐसे एक प्रश्न अगर पूछा जाए ना कि आगमनात्मक क्या होता है तो आप लोगों को पता हो। आगमनात्मक का मतलब ये होता है कि एक जो शिक्षक होता है ना, अपने कक्षा में जब किसी टॉपिक को पढ़ाने को जाता है तो उस टॉपिक को पढ़ाने से पहले ना जो शिक्षक होंगे वो उस टॉपिक का पहला उदाहरण देंगे बालक को। उदाहरण देने के बाद फिर ना उस टॉपिक का ना जब नियम कायदा कानून सिद्धांत रूल रेगुलेशन उसके बाद जब बालकों को बताएगा ना, तो इस प्रकार की जो शिक्षण प्रणाली होता है, समझाता है बाल जो शिक्षक होता है वो ना, तो उसे आगमनात्मक पद्धति कहते हैं। शॉर्ट में अगर आप लोगों को इसको समझाऊं ना, तो एक जो शिक्षक है किसी टॉपिक को पढ़ाने से पहले पहले उस टॉपिक का उदाहरण देगा, और उदाहरण के बाद ना उस टॉपिक पर जो भी ना नियम कायदा कानून रूल रेगुलेशन होगा उसको बताएगा। पहले वो क्या करेगा, उदाहरण देगा, उदाहरण देने के बाद फिर क्या करेगा, नियम कायदा कानून को बताएगा ना, तो वो आगमनात्मक पद्धति कहलाता है। तो याद रखना है। ठीक है, पहले उदाहरण देंगे, उसके बाद फिर ना नियम कायदा कानून को जब बताया जाता है, इस विधि से पढ़ाया जाता है, तो उसे आगमनात्मक पद्धति कहते हैं। निगमनात्मक पद्धति ठीक उसका उल्टा होता है। आगमनात्मक पद्धति से ठीक उल्टा निगमनात्मक पद्धति भी होता है। निगमनात्मक पद्धति भी क्या होता है जान लो। निगमनात्मक पद्धति कहने का मतलब ये होता है, एक शिक्षक जब होगा ना, जब कोई टॉपिक को पढ़ाएगा तो पहले रूल रेगुलेशन जो भी नियम कायदा कानून सिद्धांत रहेगा ना, तो उसे पहले बताएगा, और उसके बाद फिर जब उदाहरण देगा ना उस जो टॉपिक को पढ़ा रहा है उसको, तो वो निगमनात्मक पद्धति कहलाता है। एक को याद रखना, आगमनात्मक पद्धति को याद रख लेना, पहले उसमें उदाहरण दिया जाएगा फिर नियम कायदा कानून को बताया जाएगा, तो वो आगमनात्मक पद्धति होता है। निगमनात्मक पद्धति ठीक उसका उल्टा होता है, ऐसे याद रख लेना। ठीक है, उसके अलावा ऑप्शन नंबर बी प्रयोगमूलक क्या होता है? प्रयोगमूलक का मतलब ये होता है कि एक जो शिक्षक होगा कोई भी टॉपिक जब पढ़ाएगा ना, तो उसका प्रयोग के आधार पर पढ़ाएगा, मतलब बच्चों को ना एक्टिविटी के माध्यम से प्रयोग करा करके पढ़ाएगा। मान के चलो अगर वो पर्यावरण पढ़ा रहा है, बच्चों को जड़ के बारे में या पत्तों के बारे में पढ़ा रहा है, तो बच्चों को बोलेगा कि एक जो पत्ता वत्ता वो तोड़ कर लाएगा, एक जड़ वगैरह होगा वो लेकर के आएगा। उसके बाद फिर शिक्षक जो है वो बच्चों को दिखा करके प्रयोग करा करके उसको हाथ में टच करा करके बताएगा प्रयोग करके, कि ये जो जड़ है वो अगर रेशेदार है तो क्यों है, नॉर्मल है तो क्यों है, पत्ता हमेशा हरा क्यों होता है, कैसे वो भोजन करता है, ऐसे प्रयोग करके पढ़ाएगा, तो वो प्रयोग मूलक कहलाता है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों को बार बार बोलता हूँ, अपने समझ आधारित पढ़ना है। आप लोगों का शिक्षण अभिरुचि के विषय है, केवल समझोगे तभी अच्छे से बना पाओगे, रटोगे तो कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 8वां को पढ़िए। रूपा की आंख की कार्निया सूख गई है और उसे दिखाई देना बंद हो गया है। आप रूपा को किस समूह के अंतर्गत रख कर कार्य करेंगे? ऑप्शन ए अपंगता, ऑप्शन बी क्षति, ऑप्शन सी अक्षमता, या ऑप्शन डी सामान्य। ये क्वेश्चन आप लोगों का रिपीटेड आ रहा है, तो बताओ क्या इसका आंसर होगा।
तो प्रश्न क्रमांक 8वां का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर बी छठी इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा, अपना जो एक और क्लास लिया था ना उसमें आप लोगों का ना ऑप्शन नंबर ए अपंगता बोल दिया था। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सुधार लेना, क्योंकि देखो आप लोगों का ना व्यापम के एग्जाम में ना एक बार जो आंसर है वो ले लिया गया था। जब मैं इसको क्रॉस चेक किया ना वेरीफाई करके, तो सी टेट और सी जी टेट जैसे एग्जाम में दोबारा जब आया था ना इस प्रकार के क्वेश्चन, तो उसमें ना छठी को लिया गया है। तो ठीक है, मानक जो आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर बी छठी को लिया जा रहा है, तो इसीलिए इसी को ले लेना। ठीक है, इसको सुधार लेना एक बार। और इसमें क्या बोला है कि एक जो रूपा है ना उसकी आँख की कॉर्निया सूख गई है और उसे दिखाई देना बंद हो गया है, और आप इसको किस समूह के अंतर्गत रखेंगे? तो पहले उसको दिखाई देता था लेकिन अब उसकी आँख की कॉर्निया सूख गई है और अभी उसको दिखाई देना बंद हो रहा है, तो ये एक प्रकार से क्षति के अंतर्गत आएगा ना। जी हाँ, तो ये क्षति में हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखना, सी टेट में ऑप्शन नंबर बी को लिया गया था, इसके वजह से आप लोगों को भी इसको ही लेते हुए चलना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। अब चलिए प्रश्न क्रमांक 9वां को ध्यान से पढ़िए। बी.एफ. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषाई विकास निम्नलिखित का परिणाम है। ऑप्शन ए व्याकरण का प्रशिक्षण, ऑप्शन बी अनुकरण एवं पुनर्बलन, ऑप्शन सी जन्मजात योग्यताएं, या ऑप्शन डी परिपक्वन। तो प्रश्न क्रमांक 9वां का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी अनुकरण एवं पुनर्बलन करेक्ट हो जाएगा। कैसे? बी.एफ. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषाई विकास निम्नलिखित का परिणाम है। तो देखो आप लोगों के विषय में ना शिक्षण अभिरुचि के में एक मनोवैज्ञानिक है बी.एफ. स्किनर, और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ना एक सिद्धांत दिया था अनुकरण एवं पुनर्बलन का, और इसमें बोला था कि भाषा विकास जो है ना बच्चों में वो किसका परिणाम होता है, तो वो अनुकरण एवं पुनर्बलन का परिणाम होता है, ये बोला था। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चाहो तो इसे लिख करके रख सकते हो आप लोग। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 9वां का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 10वां को ध्यान से पढ़िए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा का प्रयोजन रखा गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए कक्षा में सहयोग की भावना बढ़े, ऑप्शन बी उन्हें सहानुभूति का भाव मिल सके, ऑप्शन सी जीवन की सामान्य प्रतिक्रियाओं से तालमेल बैठाना सीख सके, या ऑप्शन डी उन्हें शिक्षित कर सके। तो प्रश्न क्रमांक 10वां का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। जीवन की सामान्य प्रक्रियाओं से तालमेल बिठा सके, सीख सके, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा का समायोजन रखा गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे मतलब जो ना, विशेष आवश्यकता का मतलब ये होता है कि इसका मतलब ये कि जो भी बालक दिव्यांग होंगे ना थोड़ी बहुत मात्रा में, तो उस दिव्यांग बालक को समावेशी शिक्षा में रखा जाएगा। मतलब समावेशी शिक्षा का मतलब क्या होता है ये भी जान लो। तो एक कक्षा में एक शिक्षक द्वारा बिना किसी भेदभाव के ना जितने भी बच्चे होंगे उन सारे बच्चों को ना एक ही टॉपिक को जब पढ़ाता है ना बिना किसी भेदभाव के एक साथ, तो वो समावेशी शिक्षा कहलाता है। जब बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी ऊंच नीच के जब एक साथ पढ़ाएगा ना एक ही कक्षा में शिक्षक जो होगा वो, तो उसे समावेशी शिक्षा कहा जाता है। और समावेशी शिक्षा के अंतर्गत जो विशेष आवश्यकता वाले बालक है, दिव्यांग बालक है, उसको क्या करेंगे, एक साथ पढ़ाएंगे। और उससे क्या होगा, जीवन की सामान्य प्रक्रियाओं के साथ क्या होगा, जो बालक है वो तालमेल बिठा सकेगा और सीख पाएगा। एक जो दिव्यांग बालक है, मान के चलो वो थोड़ा सा पैरालाइज होगा, दिव्यांग होगा, तो दिव्यांग होते हुए जब सारे बच्चों के साथ, सामान्य बच्चों के साथ जब वो पढ़ेगा ना, तो वो क्या करेगा, जब इसमें भेदभाव नहीं रहेगा ना दो बालकों में अलग अलग, तो वो अपने आप को भी नॉर्मल समझेगा। भले ही वो दिव्यांग है फिर भी क्या करेगा, अपने आप को नॉर्मल समझेगा और सीखने पर जोर देगा, और सामान्य जीवन की जो भी प्रक्रिया है उसमें तालमेल बिठाएगा। तो उसी लिए ना इसको समावेशी शिक्षा में रखने का जो योजना है ना वो रखा गया है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 10वां का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 11वां को ध्यान से पढ़िए। बच्चों में सामाजिक भावात्मक संबंध बनाने की कठिनाई की समस्या को एक शिक्षक कैसे पहचानेंगे? ऑप्शन ए भिन्न भिन्न परिस्थितियों में उसके व्यवहार का अवलोकन कर, ऑप्शन बी अनुमान लगाकर, ऑप्शन सी माप कर, या ऑप्शन डी पालकों से पूछकर।
तो प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। भिन्न भिन्न परिस्थितियों में उसके व्यवहार का अवलोकन कर करेक्ट हो जाएगा। कैसे? बच्चों में सामाजिक भावात्मक संबंध बनाने में कठिनाई की समस्या को एक शिक्षक कैसे पहचानेगा? तो बच्चों में सामाजिक भावात्मक संबंध को बनाए रखने के लिए जो समस्या आएगा तो शिक्षक कैसे पहचानेगा जी? भिन्न भिन्न परिस्थितियों में उसके व्यवहार का अवलोकन करेगा ना, देखेगा किससे वो कैसे बात करता है, किस प्रकार का उसका बिहेव है। तो ऐसे वो क्या करेगा, उसके भावनाओं को क्या करेगा, अवलोकन करके जानेगा एक जो शिक्षक है वो। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो ऐसे प्रश्नों को आराम से आप लोग बना सकते हो। चलिए प्रश्न क्रमांक 12वां को पढ़िए। बुद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक है। ऑप्शन ए आनुवंशिकता, ऑप्शन बी भौतिक दशाएं, ऑप्शन सी सामाजिक एवं सांस्कृतिक दशाएं या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? बुद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक है। तो आपकी जो बुद्धि होगा, आपकी जो इंटेलिजेंस होगा वो, और आपका जो विकास होगा वो, इसको कौन कौन प्रभावित करेगा? आनुवंशिकता भी प्रभावित करेगा, मतलब आपके माता पिता से जो आप लोगों को गुण मिलता है, जीन मिलता है ना, तो वो आपको प्रभावित करेगा। भौतिक दशाएं, मतलब जिस वातावरण में आप रहते हो, जो जो चीज़ आपको मिलता है, जो सुविधा मिलता है ना, वो भी आपको प्रभावित करेगा। उसके अलावा सामाजिक एवं सांस्कृतिक दशाएं, जिस वातावरण में आप रहते हो, जो आपके आसपास का समाज होगा, वो भी आपके विकास को प्रभावित करता है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 13वां को ध्यान से पढ़िए।